आज सब करेंगे। नहीं हुआ एग्जाम वाला? अच्छा, नवंबर 18 वाला, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, चलो जल्दी से। अच्छा, और एक बात, कुछ बात शुरू करने से पहले, पीछे तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। एक, थोड़ा सा आपको अपनी झेलने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील कर सकें। मैं बहुत ज्यादा कभी आपको एक्सट्रीम प्रेशर नहीं दूंगी, लेकिन स्टिल। अच्छा, एक मिनट, अब बस 2:30 बजे तो ना मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है, मैं खाली कॉन्सेप्ट ज्यादा अब बस ही करती रहती हूँ। तो आप थोड़ा सा इस चीज का भी मेरा समय बचाएं। बेटा, कल कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है? उसमें एक एग्जाम वाला सवाल था, नवंबर 18 के 10 नंबर, और आपने ट्राई करा था। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? लेकिन उससे पहले, उसको चेक करने से पहले जरा यहां देखेंगे। इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वाली बात में परेशानी का सामना थोड़ा सा करना पड़ रहा है? हाँ, वैसे भी आ जाएगा, बिल्कुल वही आएगा, लेकिन दिखा देती हूं मैं। यार प्लीज, इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली एक बार और बता देती हूं, उसके बाद पहले मई 18 का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको उसमें लगता है कि वो करना चाहिए, वो करेंगे ही वैसे भी। नवंबर 18 नहीं बेटा, मई 18। कल जो क्वेश्चन देखा था वो नवंबर 18 का था। यहां देखेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें 20 खर्चा है और 60 डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब 60,000 क्या है मेरा? वेरिएबल कॉस्ट। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। ध्यान से सुनना है बेटा एक बात को। इसका मतलब जिस परसेंटेज से आगे मेरी सेल बढ़ेगी, उसी परसेंटेज में मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। बोलो। जो बच्चे अभी नीचे मेरे पास आए थे इस डाउट को लेके, तो वो और थोड़ा ध्यान से सुन ले। क्या जो बात मैंने बोली वो बात हमें समझ आ रही है कि अगर मेरी सेल 20% से बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगा। इसका मतलब 340 प्लस 20% कितना हुआ? ये हो गया 4,08,000। बोलो ठीक है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगा, दैट इज 70। क्या ये ठीक है? ये क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन। चलो ठीक है। उसके बाद लेस फिक्स कॉस्ट कितना? 60,000। ये कितना बचा? 276। ये क्या हो गया? EBIT। लेस इंटरेस्ट कितना? लेस 60,000 कितना? 216। ये क्या हो गया बेटा? लेस टैक्स। यहां देखो ध्यान से बेटा, यहां देखो ध्यान से। आपको यहां पे कहीं भी टैक्स की परसेंटेज नहीं दी है, लेकिन ऑलरेडी आपको टैक्स का अमाउंट और इनकम बिफोर टैक्स दी है। इसका मतलब 56 अपॉन 1,60,000 इंटू 100। इसका मतलब आपने कितना परसेंट टैक्स दिया होगा?
35% टैक्स दिया होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? इसका मतलब आगे भी आप कितना परसेंट टैक्स देंगे? किसमें 1,60,000 होगा दोस्त? ठीक है ना, कोई बात नहीं। अरे ठीक है भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है। टैक्स कितना हो गया बेटा? 35%। 75,600 कितना? ये ठीक है। ये आ गया मेरा पी, नंबर ऑफ 1 पॉइंट। ये आएगा मेरा क्या? न्यू ईपीएस अगर मैं चलती हूं ऑप्शन नंबर 1 से, इसका मतलब बेटा कि कुछ नहीं सूझे तो ये तो हमेशा एक हल है, बोलो ठीक है। लेकिन आपको क्या फायदा हुआ 2 क्लास लगाने का अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़े। आपको बेटा कल कंबाइंड लिवरेज पढ़ाई थी, जिसने मुझे बताया कि अगर मेरे सेल्स में 1% का चेंज होगा तो मेरे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर में कितना परसेंट का चेंज आएगा। उस सिचुएशन या उस बात को कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। आपको याद है, यहां सीधा सीधा लिखा है अगर सेल 20% से बढ़ती है तो नया ईपीएस क्या होगा। आपका कंबाइंड लिवरेज कितना था बेटा? 1 पॉइंट। ये ठीक है। इसका मतलब क्या अब मुझे ये देख के पढ़ना आता है बेटा कि अगर सेल 1% से चेंज होगी, इसका मतलब या तो बढ़ेगी या घटेगी, तो मेरा ईपीएस 1.76% से चेंज होगा। इसका मतलब अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और अगर घटेगी तो ये भी घटेगा। बोलो समझ आ रही है बात बेटा? 1% के लिए 1.746, तो बेटा 20% के लिए कितना? 34.98 जो भी आएगा। कितना परसेंट? क्या ये समझ आ रहा है? आप में से अभी कुछ बच्चे नीचे आए थे मेरे पास, लेकिन वो दिख तो नहीं रहे। पार्ट तो तू तो आया था, वो अलग है। ये वाला क्वेश्चन स्पेशली लेके 2 बच्चे आए थे। आई डोंट नो देयर नेम्स, बट चलो कोई बात नहीं। कितना परसेंट? 35। इसका मतलब बेटा माय न्यू ईपीएस विल बी ओल्ड ईपीएस प्लस इंक्रीज इन द ईपीएस। बोलो बेटा, मेरा ओल्ड ईपीएस क्या आया था? 1.3 प्लस 1.3 का 35% चेंज। अगर ये कम होता बेटा तो माइनस कर देते, अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर रहे हैं। अब ये बात थोड़ी कल से और क्लियर हो रही है। कितना हो गया? 1 पॉइंट। क्या ऑप्शन 1 से भी यही आ रहा है और ऑप्शन 2 से भी यही आ रहा है? मैम हमें कौन सा करना है? मैंने तो आपको गला बिठा लिया ये बात बोल बोल के कि पहले ऑप्शन 2, उसके बाद कुछ नहीं समझ आए कि क्या सिस्टम सेटिंग बैटरी है तो हमेशा ऑप्शन 1, लेकिन छोड़ के कभी भी नहीं आना है। अब आपको इस घड़ी में समय हो रहा है 2:35। मैम ठीक है, तो हम क्या करें उसकी खुशी में? हाँ हाँ अरे तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है भाई। ये तो तुमको जो अच्छा लगे वैसे निकालो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए टेस्ट, हाँ क्वेश्चन का टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 पेज 4.13, लेकिन उसका तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप चीट करेंगे क्या? बेटा प्लीज देखो, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं। कितने नंबर का है? 5 नंबर। ध्यान से सुनना है बेटा, क्वेश्चन हम लोग साथ में पढ़ेंगे, आंसर आप बनाएंगे। Following information are related to the 4 firms of the same industry, PQRS. Change in revenue को हम कह सकते हैं change in sales, change in operating income, that is change in EBIT, and change in EPS. ठीक है, 2 बातें कह रहे हैं, निकाल दो। ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। क्या आपको दोनों का फॉर्मूला आता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्या है? ऑपरेटिंग। परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज नोन एज कंबाइंड लिवरेज। क्या आप कर पाएंगे इसको? बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, दिस इज ऑपरेटिंग लिवरेज। और कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो अभी अभी हमने देखा है। क्या ये कोई बहुत भारी बात हो रही है आपके साथ? बेटा मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने से भी स्पीड चेक करो कि अगर हमें पूरा फॉर्मेट बना के लिखना पड़ा तो क्या मैं उतना समय में इस सवाल को कर पाऊंगा? आपको देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है कि चलो कोई नहीं, फॉर्मूला में ही तो बिठाना है, लेकिन आप अपनी स्पीड भी तो चेक करो बेटा कि आपसे कितने देर में ये सवाल हो रहा है। क्या ये सवाल मुश्किल है? हम ऐसी भगवान के आगे 2 बार हाथ जोड़ के जाएंगे तब जाके ऐसा सवाल अटेम्प्ट में आता है। हाँ एग्जैक्टली, कि 5 नंबर फ्री के। जो लोग बैठे हैं उसके पीछे कोई अलग कारण है कि कर चुके हैं? चलिए वेरी गुड। जो कर चुके हैं वो आपके बुक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मे वाला। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन पटाखा क्वेश्चन है। पता है, सारी हंसी ना सिर्फ तब तक अच्छी लगती है तब काम बनता रहे, और हंसने में बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए, क्या ये हो गया क्वेश्चन? क्या आपने ऑपरेटिंग लिवरेज चारों फर्म्स की निकाल दी? आपने चारों फर्म्स की ऑपरेटिंग लिवरेज निकाली है 25% अपॉन 27%, 32% अपॉन 25%, 36% upon 23% and 40% upon 21%. That is operating leverage. 30% upon 27%, 24 upon 25, 21 upon 23, 23 upon 21. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नया वैरायटी का क्वेश्चन है। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया वो देखेंगे प्लीज। चलिए आपने कर लिया, इसका मतलब ये मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब हमें लॉजिक्स समझ में आने लगे और हमें चीजें उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए 23 पे आइए बेटा। बेटा सब लोग इधर ध्यान देंगे। चलो पढ़ना शुरू करें। आपके पास भी अपने पास सवाल है अपनी किताब में, देखें। जो बच्चे किताब नहीं लाए वो यहां देखें। आप
आप मत पढ़ो, मैं पढ़ती हूं, आप सिर्फ सुनो और ध्यान से देखो। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ LM लिमिटेड। हम लोग कौन है? LM लिमिटेड है, जिसमें मेरी सेल्स गिवन है कितनी? 100 लाख। इंटरेस्ट पेबल पर एनएम है ₹10 लाख। मेरी ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.2, मेरी कंबाइंड लिवरेज है 2.16। बेटा यहां देखेंगे प्लीज, एकदम मुझे मरमरिंग की भी आवाज नहीं चाहिए। आप बना चुके हैं, अच्छी बात है। हमारे पास बेटा केवल इतना डेटा है और वो हमें कह रहे हैं कि तुम्हें 3 बातें निकालनी है। एक तो निकालो फाइनेंशियल लिवरेज, एक निकालो फिक्स कॉस्ट और एक निकालो पीवी रेशियो। सबके बारे में बात करेंगे। क्या आपको ये पता है कि कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज? बोलो। आपको कंबाइंड लिवरेज दी है 2.16, ऑपरेटिंग लिवरेज दी है 1.2 और निकालना है फाइनेंशियल लिवरेज। क्या आप निकाल सकते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू 2.16 अपॉन 1.8 1.8। क्या ये बात मैंने जो कही वो आपको लगा कि पता नहीं कहां से आ गई? आपको बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज दिया था, कंबाइंड लिवरेज दिया था। आपको पता है कि कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। तो क्या अगर मेरे पास ये 2 फिगर है तो मैं डिवाइड करके ये नहीं निकाल सकती? निकाल सकती हूं। इधर देखो बेटा, अब मेरे पास क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज। क्या फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड कोई भी बात मेरे पास है? मैम कैसे है देखते हैं। बेटा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। ध्यान से सुनना। क्या मैं इसे कहूं कि इसको हम कह सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, तभी तो ये बनता है EBT। बोलो ठीक बात है। बेटा ये वाली चीज इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि मेरे पास केवल एक ही फिगर है और वो है इंटरेस्ट। 1.8 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस 10 लाख। बोलो ठीक बात है। 1.8 EBIT माइनस 18 लाख इज इक्वल्स टू EBIT। बोलो 0.8 EBIT इज इक्वल्स टू 18 लाख। EBIT इज इक्वल्स टू 18 लाख अपॉन 0.8 कितना? 22 लाख। $50,000। अब आपके पास EBIT की फिगर है। अभी देखते हैं बेटा, ये कुछ समझ आया है? सबसे पहली बात, मुझे फाइनेंशियल लिवरेज निकालने बोला था, मैंने निकाल लिया। उसके बाद मेरे पास इंटरेस्ट की फिगर थी और इंटरेस्ट केवल एक ही चीज में आता है, किसमें? फाइनेंशियल लिवरेज में। इसलिए फाइनेंशियल लिवरेज को बेस लेके आगे बढ़े। क्या निकालना है दोस्त हमको? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। अब यहां देखना, EBIT एक तो फाइनेंशियल लिवरेज में आता है, दूसरा किस में आता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन
अपॉन EBIT, बोलो 1.2 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो बताओ अच्छा EBIT की तो फिगर है हमारे पास 22,50,000, तो क्या आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं कितना? बोलो बोलो बेटा, ये 27 लाख कंट्रीब्यूशन कैसे आया, समझ में आ रहा है? अब आपके पास फिगर है किसकी? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 27 लाख, सेल्स इज इक्वल्स टू, तो क्या आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 दैट इज 27 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज 27%। अच्छा, रेशियो में ये फिगर आपने देखा हुआ है पहले, या जो ये मैंने लिख दिया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स? देखो एक मिनट, अगर आपने ये बात मार्जिनल कॉस्टिंग में देखी है तो अलग बात है। मैंने आपसे पूछा कि उन 4 दिनों में क्या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की कोई बात हुई है? तो अब 1 मिनट के लिए होगी बेटा। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये कहता है कि जितना आप बेचोगे उसमें से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना % है, या अपने लिए क्या बचाते हो, वो कहलाता है पीवी रेशियो। तो बेटा सेल्स कितनी है? 100 लाख। अगर मैं आपसे कहूं कि 50% तो कॉस्ट ही है, तो इसका मतलब हम अपने लिए क्या बचाते हैं? बचा हुआ 50%, उसको कहते हैं कि इस वॉल्यूम पे ऊपरी प्रॉफिट कितना है। तो भाई ऊपरी प्रॉफिट इसमें कितना है? 27%, क्योंकि आपका 63 राइट, नहीं 73 lakhs विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक बात है बेटा, कोई बात नहीं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। क्या हमने ऐसा ही कहीं देखा है? हाँ, पहली क्लास से देखा है। आपके पास यहां क्या है बेटा? ठीक बात है। तो क्या आप ये बीच की दूरी तय नहीं कर सकते? 73 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहता है कि इतने अमाउंट को बेच के आप ऊपरी क्या बचा लेते हो, इसे कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो। तो इतना बेच के मैं ऊपरी 27 लाख बचा लेता हूं, तो मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू आपका ये कितना है बेटा? लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू, क्या आपके पास EBIT है बेटा? आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना? क्या ये फिर से बताओ? क्या ये किसी को भी फिर से बताओ? बताओ बेटा एक बार। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो बेटा। आप कंट्रीब्यूशन तक समझ गए? आप समझ गए बेटा? हम इनकम स्टेटमेंट में यही कहते हैं कि जब कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT आता है बेटा। ठीक बात है। आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना लाख है? 27 लाख। ठीक बात है। आपके पास EBIT है कितना बेटा? 22.5। इसका मतलब इसका जो बैलेंसिंग फिगर यहां होगा उसको माइनस करके ही तो ये आया होगा। तो कितना माइनस किया होगा बेटा? मैंने 4.5 लाख माइनस किया, तभी ये फिगर आई। इसका मतलब दिस इज
सी क्या पीवी रेशियो एंड दिस इज बी। यहां कितना हो गया 73 लाख। क्या निकाल दिया आपने? फिक्स कॉस्ट। किस पे बेटा? पीवी रेशियो और जीपी रेशियो बता रही हूं। अभी एक सेकंड लिखो, अभी एक सेकंड बता दें। देखो ग्रॉस, अच्छा थोड़ा जूम आउट कर दूं ना अगर आप लिख रहे हैं। देखो पहले सी फिर बी इसलिए लिखा क्योंकि कंट्रीब्यूशन पहले निकला तो पीवी रेशियो पहले निकाल दिया है, और कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट निकलेगा इसलिए बी बाद में लिखा है। बेटा जीपी रेशियो में हम कई सारे एडिशनल चीजों की भी चर्चा करते हैं, जैसे कि वेजेस, ठीक है, या आपका पावर कंजम्पशन जो होता है उसमें हो सकता है कि उसमें से कुछ फिक्स्ड हो और फिक्स्ड ना भी हो। समझ में आ रही है? जैसे हमें कहते हैं भाई फैक्ट्री का रेंट है तो वो डायरेक्ट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वो इनडायरेक्ट है। तो हमारे जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं दैट मे आइदर बी फिक्स्ड और मे नॉट बी फिक्स्ड, लेकिन जब भी हम बात वेरिएबल की करते हैं तो दैट विल चेंज विथ ईच ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। एक से दूसरे में आए तो कितने का गैप आ गया, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हो सकता है कि वो वेरिएबल हो और हो सकता है कि वेरिएबल ना भी हो। मान लो हम कहते हैं कि मशीन के सुपरवाइजर की सैलरी, आपने ओवरहेड चैप्टर अगर देखा हो तो हम उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट पे अकॉर्डिंगली अपोर्शन करते हैं कि भाई इस मशीन पे सुपरवाइजर लगाया है तो इस मशीन को ही वो देख रहा है और इस मशीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट पर यूनिट में उसकी सैलरी जोड़ते हैं। तो इसका मतलब है तो फिक्स्ड, लेकिन उसको कॉस्ट पर यूनिट में हमने ऐड किया है, तो वेरिएबल दैट चेंजेस, और डायरेक्ट दैट मे और मे नॉट बी फिक्स्ड। ये ठीक है बेटा? क्या ये ठीक है? इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो बताइए। मैं आपको 3 लाइंस याद करा रही हूं, आपको याद है? आप मेरे साथ बोलेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का एनालिसिस पार्ट बोलिए। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल की बात बोलिए। 1% परसेंटेज चेंज इन इक्विटी अर्निंग्स ड्यू टू 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंबाइन का बोलिए। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग टू द इक्विटी शेयर ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 1414। क्वेश्चन नंबर 1414। आज लिवरेज खत्म करेंगे। हाँ, नोट करना है बेटा। ये ठीक है, कोई बात नहीं, उससे ऊपर वाली भी लगा दूं, लगा देते हैं दोस्त। हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं मनीष, ठीक है। इसको प्लीज जो लोग भी नोट कर रहे हैं वो थोड़ा सा जल्दी से नोट, उसके ऊपर वाला और नीचे करना है इसको, वो वाला हो गया, ठीक है। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं बेटा वो 1414 नंबर के क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे, मुंह बंद करके। 1414 को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो बच्चों ने कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है वहां हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उसको देखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वैरायटी का क्वेश्चन देख लें आंख के सामने से। ऊपर वाली शीट होगी, पूरा हो गया।
कोई नोट कर रहा है बेटा देख के? कर रहे हैं, करिए करिए, आराम से करिए। जो लोग कर चुके हैं वो 1, 4, 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉस्टिंग अभी नहीं पढ़ी है। हो गया बेटा? जो लिख रहे थे ये हटा दूं? चलो अब मुझे भी पढ़ने दो भाई, मैं भी पढ़ लूं एक बार। हाँ चलो, एक्स लिमिटेड, आपको किताब है ना आपके पास, किसको और जूम करने की जरूरत है? ठीक। एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट is 20,000 units. If the unit is sold for 14 rupees per unit and the variable cost will be 9 per unit, इसका मतलब बेटा आपका कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्ट कितना? 5 रुपए। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? चाहे वो फाउंडेशन वाला हो, चाहे वो इंटर वाला हो, चाहे 4 बार वाला हो, हमारे पास इसका भी स्कोप होता है भाई। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई कि मेरा कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्ट कितना है बेटा? 5 रुपए। हम एज अ बिजनेस 3 सिचुएशंस को फेस करते हैं। सिचुएशन नंबर 1 is profit, सिचुएशन नंबर 2 is loss और सिचुएशन नंबर 3 is no profit no loss। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट ऑफ सेल्स, एक ऐसी अमाउंट ऑफ सेल्स जिसमें मेरे मेन खर्चे निकल जाएं और मुझे ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई नुकसान। इसका मतलब मेरी वो सेल जिसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो निकले ही, साथ में क्या निकल जाए? फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा आपको हमेशा पता है कि हम जो अपने लिए कमाते हैं वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के बाद होता है। आप EBIT कमाते हो, कंट्रीब्यूशन के बाद क्यों फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो? उसके बाद ही पहली बार शब्द आता है अर्निंग्स। समझना है बेटा ध्यान से बात को, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। पहली बार आप शब्द यूज करते हो कंट्रीब्यूशन, लेकिन पहली बार जब शब्द अर्निंग का इस्तेमाल होता है वो तब होता है जब उस वाले बचे हुए पैसों में से फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाती है। इसका मतलब जब भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसका मतलब है कि मैंने उतना ही बचाया है जितनी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। इसका मतलब माय फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू माय कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब मेरे लिए कोई अर्निंग्स नहीं बची हैं। बोलो बात समझ में आ रही? जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं उनको कि क्या बोल रहे हैं बेटा? मेरे लिए अर्निंग बची ही नहीं है। इसका मतलब जो बचाया वो एग्जैक्ट उतना है जितना मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, इसलिए इसको नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एट दोज पॉइंट, एट दैट पॉइंट जहां मेरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू my fixed cost is known as BEP, that is break even point। चलो अब हमें बात समझ आ गई। कैलकुलेट द व्हाट? ऑपरेटिंग लिवरेज। एक ही बात पूछी है, फॉर कितना यूनिट बेटा? 25 और 30। ये लाइन
हमें केवल इस बात के लिए लिखी थी कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाए। क्या आपको पता है कि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपया है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 20,000। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन कितना? बोलो, क्या मैं फिर से कहूं? बात समझ में आ रही है? कितना कंट्रीब्यूशन बेटा? 1 लाख। और हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। और हमें यह भी पता है कि कितनी भी सेल बढ़ाओ या घटाओ फिक्स्ड कॉस्ट बदलती नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इतने सारे तामझाम का मतलब सिर्फ एक चीज के लिए था, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। चलो बेटा जी बताओ जरा, याद रखना है कोशिश हमेशा फॉर्मेट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इट लुक्स गुड, और कोई बात नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिर्फ अच्छा दिखता है। 20 एंड सेल्स एट द रेट 14 पर यूनिट कितना हुआ? कितना? 3 लाख। यहां लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द 270। क्या आ गया बेटा जी? कंट्रीब्यूशन बोलो 120 लेस। आप अगर चाहो तो यहां लिखो वर्किंग नोट कि भाई ये कहां से आया, वो तुम नीचे दिखा देंगे तुमको कितना। अच्छा एकदम कसम खा के बताओ, क्या 1% भी मेरे मन में ऐसी भावना आ रही है कि ये 1 लाख क्यों आ रहा है? आ रही है? चलो बेटा आ रही है ना, मुझे मालूम है, हमें भी आ रही थी भाई जब पढ़ रहे थे तब। देखो, क्या आपको ये बात समझ में आती है बेटा कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट बीईपी पॉइंट? आपने कॉस्टिंग पढ़ी है पहले? नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। क्या मैंने जो इससे थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी वो आपको समझ आई थी कि मेरे लिए अपना कुछ ना बचे, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल जाए प्लस उसका फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाए, उतना एग्जैक्ट कमाने को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो ठीक है? क्या आपको याद है एक बात कि लिवरेज का मतलब ही है कि कैसे मैं अपने लगाए हुए फिक्स कॉस्ट का उस तरीके से इस्तेमाल करूं कि मैं सेल बढ़ाऊं तो उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़े। ठीक बात है? क्या आपको अगर 20,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट है विथ 5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 1 लाख रुपया है, इसका मतलब 20,000 यूनिट वो पॉइंट है कि अगर इसके ऊपर बिजनेस चला जाए तो वो कमाना शुरू कर देगा। बोलो ठीक है? अब वो चाहे 25 कमाए, चाहे 30 कमाए, चाहे 40 कमाए, बेटा फिक्स कॉस्ट तो एक ही रहेगी ना। तो 20,000 पे जब फिक्स कॉस्ट 1 लाख है तो क्या फर्क पड़ता है? 25 बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो आज भी 1 लाख ही रहेगी। बोलो ठीक है? कितना? ठीक है बेटा? ये EBIT is operating leverage is equals to contribution upon EBIT कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, यहां 3 टाइम्स। चलो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अब क्या बना लें? वर्किंग नोट, BEP is the point, BEP is the point where contribution is equals to
क्या इसको अब समझने में किसी को आपत्ति है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 14 minus 9, that is 5 per unit. BEP is कितना यूनिट? 20,000 units. Therefore, contribution at BEP is कितना? 1 lakh. And at BEP, contribution is equals to fixed cost. Therefore, fixed cost is equals to 1 lakh. ये है आपका वर्किंग नोट. यहाँ 1 2 3 इसलिए नोट का नंबर नहीं दिया क्योंकि एक ही है. 5 7 होता तो जैसे जैसे बनाते वैसे वैसे नंबर देते, लेकिन क्योंकि मेरे पास 2 अप्रोच है पढ़ाने की, तो मैं एक बात याद दिला दूं कि जब आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया था तो कहा था कि वर्किंग नोट पहले और ये सब बाद में, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर्स में यूजुअली हमें बताया गया है कि काम कर दो और रेफरेंस बाद के लिए रख दो कि भाई ये कहां से आया, उसके लिए तुम पन्ने पलटा के देख लो. क्या ये ठीक है? आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट की वजह से आई हो, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, वरना इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है. प्रॉब्लम नंबर 5 इमीडिएटली जंप करेंगे. हाँ वही करें. वेरी गुड. प्रॉब्लम नंबर 5. क्या ये समझने में किसी को भी कोई डाउट आया है बेटा? 1 लाख कहां से आया? क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? कोई लिख रहा है? अच्छा लिख लीजिए आराम से, आराम से, कहीं हड़बड़ी नहीं कोई. हाँ नीचे कर दूं? अच्छा जैसा तुम बोलो. ये ठीक है? अच्छा अब क्या हमारा कनेक्ट बन गया है? नहीं, मतलब ये है कि अभी 1 आध 2 और लड्डू चैप्टर दिखाऊं या काम की बात करें? बात ये है सीधी ये कि एक आध कोई और ऐसा झुंझुना बजा दूं पहले. अच्छा कोई बात नहीं, 1 आध कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलो. मैम ये काम की नहीं है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ और क्या चाहिए. और देखो बेटा प्रैक्टिकल पेपर की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि करोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, बशर्ते करना पड़ेगा सही. लेकिन कल आप में से कई बच्चों ने एक बात को नोटिस किया कि छोटी छोटी गलतियां आपसे क्या हुई, आपने सेल्स बढ़ाई लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को उस रेशियो में नहीं बढ़ाया, इसलिए आपके आंसर्स डिफर हुए. आपने टैक्स रेट को सही नहीं देखा, तो आपको ये बात मन से उतर गई थी कि यार कंबाइंड लीवरेज का तो काम गड़बड़ है, यहां पे कुछ और आ रहा है, और जब इनकम स्टेटमेंट बना के करते हैं तो कुछ और. लेकिन हमने देखा है कोई काम गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात देखनी पड़ेगी. कोई लिख रहा है? अब कोई लिख रहा है? दोस्त चलो. प्रॉब्लम नंबर 5 मैं फिर एक बार आखिरी बार पूछ रही हूं, हटा दूं? प्रॉब्लम नंबर 5 ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है. चलिए दोस्त थोड़ा सा टेक्निकल है, जो बच्चे अभी होश में आए हैं किसी भी कारण से वो थोड़ा और ध्यान देंगे. चलिए सब कुछ मिलेगा इसमें, प्रेफरेंस डिविडेंड भी. JCPL लिमिटेड का कुछ डेटा हमारे पास है बेटा. मेरे पास 10 रुपए ईच के इक्विटी शेयर हैं 8 लाख रुपए के, इसका मतलब 80,000 शेयर्स. बोलो ठीक बात है? कितने शेयर्स? 80,000. क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ?
8% प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे ये दिखा तो मुझे पता है कि ये फिक्स्ड होता है। कितना परसेंट? 8% ऑफ 6,25,000। कितना? 50। इसका मतलब 50,000 रुपीज विल बी माई प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10% डिबेंचर्स ऑफ 4 lakhs, दैट इज इंटरेस्ट कितना? 40,000। इसमें कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की? अब यहां देखेंगे बहुत ज्यादा ध्यान से, कुछ और बातें भी लिखी हैं। P80 दिया है आपको सीधा, कितना? 182। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। इसका मतलब मेरे EBIT से पहले वाले खर्चे EBIT का कितना गुना है? 1.5 गुना, जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा है कितने का? 90,000 का। इसका मतलब बेटा कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी, और फिक्स कॉस्ट का तो अमाउंट सीधा लिखा है 90,000। इसका मतलब जो भी मेरी EBIT आएगी उसका 1.5 गुना मेरा टोटल एक्सपेंस होगा, जिसमें से 90,000 होगा मेरा फिक्स कॉस्ट, तो बचा हुआ वेरिएबल। क्या जो मैं कह रही हूं आपके सिर तक जा रहा है? नहीं जा रहा है तो आप इन दोनों में से कहीं से चले जाइए। और क्या तो करूं यार, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। डिविडेंड पेड कितना परसेंट बेटा? लेकिन यहां तक तो तब पहुंचेंगे जब प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद हमारे पास कुछ बचेगा। लेकिन चलो, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 20 रुपीज। अब लेट्स सी व्हाट इज द वर्क ऑफ मार्केट प्राइस हियर। विल सी दैट। क्या निकालना है बेटा? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, इन तीनों को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, मुझे मालूम है यू हैव अ फ्रेंड हु टीचर्स बेटर देन अ टीचर, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस बात को लागू नहीं कराएंगे तो ठीक है। चलो बेटा, हम पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और जो जो फिगर मेरे पास है वो भर लेते हैं। ये तो अब आप आंख बंद करके भी बना सकते हैं, क्योंकि अब इतनी बार, अभी तो कितनी बार और बनेगा पता नहीं। फिक्स कॉस्ट इज EBIT लेस इंटरेस्ट इज EBT लेस taxes is EAT is earnings after tax लेस। क्या ठीक है? प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और फिर देना है उनको डिविडेंड। ठीक बात है? चलो अब आप बताओ, क्या आपको EAT दिया है? बेटा देख लो, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ है ना, यहां देख लो प्लीज। कितना दिया है बेटा? 182। ध्यान से सुनना बात को, आगे ये जो बात मैं अभी बोल रही हूं बहुत ज्यादा काम आएगी। क्या ये जो EAT है वो X अमाउंट का
30% काटने के बाद है, बोलो। टैक्सेस इज व्हाट? 30%। क्या जो बात पे बोल रही हूं समझ आ रही है? ये जो 182 है वो इस ईबीटी में से 30% काटने के बाद आया है, बोलो ठीक है। इसका मतलब अगर ईबीटी 100 हुआ तो उसका 30 टैक्स और 70 ईएटी, बोलो। इसका मतलब 1,82,070 है, बोलो ठीक बात है, 70 है। कितना हुआ? 2,60,000 का 30%। क्या ये सेटिंग ठीक बैठी है? क्या इसको समझने में किसी को भी परेशानी हुई है? एक और बात, अगर आप बना रहे हो बेटा अपने से बनाओ, डिस्कशन मत करो। जिनसे नहीं हो रहा है वो यहां देखें, क्या ये बात मुझे फिट बैठ गई? चलो, इंटरेस्ट कितना निकाला था? ये जो फिगर है वो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आई है, तो इसका मतलब 3 लाख, बोलो ठीक है। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? फिक्स कॉस्ट इज कितना? 90,000, बोलो। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज 3,90,000। यहां पे किसी को कोई आपत्ति? बेटा किसी भी स्टेज में, लेकिन अब एक परेशानी है। परेशानी क्या है? कि आपका ईबीआईटी का, देखो ये हम लिख रहे हैं वर्किंग नोट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू ईबीटी, ठीक है। ईबीआईटी ठीक लिखा है मैंने, बोलने में मिस्टेक हो गया। आपका ईबीआईटी है 3 लाख, इसका मतलब आपके टोटल खर्चे हुए 4.5 लाख, बोलो ठीक बात है। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000, इसका मतलब 3,60,000 हुआ वेरिएबल कॉस्ट। क्या इसमें, क्या ये मैं ऐसा कुछ लिख गई कि हमें लगा कि ये 3 लाख लिख रहे हैं क्या ये? अच्छा बताओ, x माइनस 3,90,000 इज इक्वल्स टू x minus 3,60,000 is equals to 3,90,000. तो what is x? 7। इस सेल्स में 3,60,000 जब माइनस किया तब 390 आया। इसका मतलब सेल्स इज कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये आज नहीं परेशान कर रहा है, जब 6, 7, 8, 10 दिन बाद देखोगे ना 7.5 तो कहीं दिया ही नहीं है। ये कहां से, पता नहीं मैडम ने अपने से ले लिया, कहीं से दिया ही नहीं है। तो यहां लिख दो कि दिया नहीं था। हमने जब कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट ऐड किया तब आया सेल्स। अब आपका 1 कंप्लीट कर सकते हो यहां से।
ये बताओ ये कितना? 50। ये अच्छा 132। प्रेफरेंस इक्विटी डिविडेंड देखो यहां पे इन्होंने 8% दिया, 15%, लेकिन इक्विटी डिविडेंड का काम कब आएगा वो देखेंगे। ये सीधा सीधा ये क्या हो गया, अर्निंग्स टू, लेकिन फिर भी 8 लाख का 15% कितना होता है भाई? कितना? 1 लाख। इसका मतलब रेस्ट इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। अच्छा बताओ, कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, क्या फाइनेंशियल निकाल लोगे? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अच्छा फाइनेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं साथ में ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है। अच्छा पहले ये लिख लें, हाँ अभी कर देती हूँ, लो बेटा। रिटेन्ड अर्निंग्स आर फॉर द फ्यूचर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जितना कमाते हैं वो सारा बांटते नहीं है कि कल को अचानक से मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो शेयर होल्डर से पैसे मंगाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इन्होंने जो कमाया उसका कुछ हिस्सा अपने लिए फ्यूचर के लिए भी रख लिया एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिक्स कॉस्ट 90,000 कहां से आई बेटा? डेप्रिसिएशन, आपकी जो एसेट है वो तो 1% से ही डेप्रिशिएट करेगी, चाहे आप कितना ही यूज कर लो उसको। अगर आप WDV लगाओगे तो 20% से। मैंने फिक्स कॉस्ट के लिए एक लाइन लिखी थी, या तो एक सर्टेन लेवल के लिए या एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो अगर इस साल में मैं कितना भी यूज करूं तो भी तो 20% ही डेप्रिशिएट होगी। तो वो आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, मशीन की वैल्यू तो 20% से गिरेगी ही गिरेगी, एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक। कोई लिख रहा है? कोई लिख रहा है? A is what? ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, आपने शायद निकाला 1.3 टाइम्स। अब तो आपको बेटा रट जाना चाहिए ये। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। इसी दिन के लिए अलग से ये फॉर्मूला बनाया था। EBIT इज, अरे 1.3 नहीं, 3 लाख अपॉन 260 माइनस 50 अपॉन 1. अच्छा एक बात बताओ, किसी को ये 9, अच्छा 1.9 ये लो, ठीक है दोनों लिख दिया भाई। क्या किसी को ये सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं है बेटा? 50,000 70% है। चलो नंबर 2, ये कोई लिख रहा है? लिखो, फिर 2 3 4 की बात करेंगे। 2 3 4 मतलब BCD, सब पॉइंट 2 3 4। चलिए देखें, आइए बेटा यहां देखो, कवर, यहां देख लो बेटा। अगर किसी भी कारण से आपको रेशियो में 1% की किसी भी कारण से क्लैरिटी नहीं है तो यहां पे देख लो जरा। आपको दूसरा वो कहते हैं
कवर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड्स, इनको ना कहते हैं पीडीसीआर। पीडीसीआर इसका मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ये कहता है कि आप प्रेफरेंस के लिए कितना कमाते हो बेटा। यहां देखो, प्रेफरेंस के लिए आप कमाते हो ये, बोलो ठीक बात है। प्रेफरेंस वालों को चाहिए ईएटी, ठीक बात है। लेकिन इक्विटी वालों को चाहिए ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या ठीक है? अभी भाड़ में जाए रेशियो, क्या होता है हमें नहीं मालूम। अभी हमारे लिए क्या है, प्रेफरेंस वाला आस लगाए बैठा है कि कम से कम ये इतना तो कमा ले कि मुझे मिल जाए। और प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी काबिलियत है कि वो आपके रिक्वायर्ड अमाउंट से कितना गुना अवेलेबल करवा सकता है। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड देख रहे हैं कि मुझे तो हर साल लगेगा कितना, बोलो 50,000, लेकिन मेरी कंपनी कमाती है 182। इसका मतलब कितने गुना, 3.64। क्या बताओ, क्या कहीं ना कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड वाले के मन में संतोष रहेगा या नहीं कि इस कंपनी के पास आराम से इतने रिसोर्सेज हैं कि मुझे जितना चाहिए ये तो उससे 3.5 गुना कमा रही है। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पैसा लगाने से घबराएंगे नहीं। पीडीसीआर कहता है हाउ मेनी टाइम्स, कितना आप कितने गुना, आप कितनी बार इस वाले पैसे से प्रेफरेंस डिविडेंड बांट सकते हो। तो भाई अब मैं क्या कितनी बार बांट सकता हूं, 3.64 टाइम्स मैं प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड बांट सकता हूं। बोलो समझ में आया है? पीडीसीआर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। और बेटा यहां ईएटी क्यों लिया, क्योंकि ये तो यही ढूंढेगा। इसमें इसका हक है क्या, यहां इसका हक है क्या? नहीं, क्योंकि इससे पहले कई लोग बैठे हैं। अच्छा बताओ, आपसे आईसीआर पूछेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट अपने उसको क्या चाहिए, ईबीआईटी। बोलो, मैं ज्यादा बोल गई क्या, ज्यादा बोल गई क्या? अगर इंटरेस्ट कवरेज पूछता तो कि इंटरेस्ट देने से 7.5 टाइम्स। अब बताओ डिबेंचर कभी घबराएगा, उसको टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब ये कंपनी की इतनी औकात है कि ये हर साल मेरा इंटरेस्ट टाइम पे वापस कर देगी। अच्छा बताओ, अब इक्विटी के लिए क्या चाहिए, ये ठीक बात है। इसका मतलब जब इक्विटी डिविडेंड कवर करेंगे तो ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये बेचारे कितना मांग रहे हैं, इसका मतलब 1 पॉइंट, ये 50 जा रहे, राइट। ये कितना है 182, तो ये कितना हो गया 1.1 टाइम्स। इसका मतलब इनके लिए खतरा इन द सेंस, ये कहेंगे यार हमें तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रही है, क्योंकि ये तो उतना ही कमा रहे हैं जितने की हमें एग्जैक्ट। देखिए ये कंपनी के डिस्क्रिशन पे है, लेकिन एक बात बताओ, हर बार शेयर होल्डर जो होता है बेटा वो 2 तरीके से सोचता है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी लगाओ कि उसको पता है कि रिटर्न, अगर मेरा रेकरिंग रिटर्न कम है कोई बात नहीं, कैपिटल वैल्यू बढ़ती रहे तो भी चलता है। याद है बॉन्ड वाली बात कि कम वैल्यू में हम लोग ज्यादा रिटर्न देते हैं और जब बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होती है तो रिटर्न कम देते हैं।
तो हमेशा याद रखना है कि जितनी अच्छी कंपनी होती है वो बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, और शेयर होल्डर भी निश्चिंत होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। रेकरिंग नहीं भी मिला तो बेच के उतना आसानी से कवर कर लेंगे। तो क्या लिखें इसको? नहीं, क्योंकि तुम लिख चुके हो। लिखो बेटा, इक्विटी डिविडेंड, ये लिखो बेटा, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इज EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। और एक और करना था बेटा, कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? EAT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या ये ऊपर और इसमें कोई आपको आपत्ति है? कितना है ये? 182 अपॉन 50,000 दैट इज 3.6, ऊपर तो 64 लिखा था मैंने, वही छाप दिया, ठीक है ना? 3.64 टाइम्स। क्या अब हमें ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला और याद हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? EBIT अपॉन इंटरेस्ट, तो मेरा निकल आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए, कि कल को अगर आपको इस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदना हो तो इस बात को चेक कर सकें कि इस कंपनी की इतनी औकात भी है या नहीं, कि जितना ये मुझे वादा कर रही है उतना डिविडेंड दे भी पाएगी या नहीं। बोलो ठीक है? चलिए आगे चलें। कोई लिख रहा है? अच्छा लिखो लिखो बेटा, आराम से, कहीं दिक्कत नहीं। EIS और इसमें यही परेशानी, वहां मुझे बोला जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कमेंट इसमें नहीं आएगा, कमेंट रेशियो वाले चैप्टर में पूछेगा, तब आप कहेंगे कि द पोजीशन ऑफ द कंपनी इज सेफ टू इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस डिविडेंड। सोचो अगर 0.8 निकल आता तो, कि जितना चाहिए उससे भी कम है, मतलब एक बार का भी नहीं निकाल पा रही है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। हटा दूं? कोई लिख रहा है? फिर लिखो। हो गया बेटा? डन? कोई लिख रहा है? बस यहां देखेंगे अब बेटा, अब आपसे तीसरा पूछा हुआ है, अर्निंग यील्ड रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियोज। बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज में से एक है। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजंस, तो पता नहीं इन फॉर्मूलाज का कितनी बार यूज होगा। क्या ऐसा कुछ रेशियो में सुना है आपने रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में? तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए फिर कोई बहुत नई बात नहीं। अर्निंग इज EPS अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। EPS कितना है? 1.65। अच्छा आपने सीधा कर दिया क्या उसको? अर्निंग इक्विटी कितना है? 1,32,000। अच्छा ये तो EPS है ना। मार्केट प्राइस कितना है?
तो योर अर्निंग इज ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, दैट इज 1.65 अपॉन 20 इंटू 100, दैट इज this is price earning is MPS upon 20 upon, ये यहां पे इसको टाइम्स में लिखो 12 पॉइंट, हाँ ऊपर भी 100 काट दो। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का मतलब जानते हैं आप कि फॉर्मूला जानते हैं? पहले वाले का जानते, क्या जानते? ठीक है बेटा, प्राइस अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है, अगर आप ईपीएस, अगर आपकी कंपनी आपके शेयर होल्डर का 1 गुना ईपीएस बढ़ाएगी तो मार्केट में उसके प्राइस पे कितना गुना अंतर पड़ेगा, वो कहलाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका मतलब आज मान लो आप 2 रुपीज ईपीएस देते हो, लेकिन अगर आपने ईपीएस बढ़ाया तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कि आप अपने शेयर होल्डर की वर्थ क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने ईपीएस ये बढ़ाया तो उसका कितना गुना मार्केट प्राइस होना चाहिए या कितना गुना मार्केट प्राइस बदलेगा, दैट इज नोन एज प्राइस अर्निंग रेशियो। मार्केट में जो प्राइस है और मैं कमा रहा हूं, उन दोनों का रिलेशन क्या है। तो मैं अगर 1 रुपया कमाता हूं तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, 12। अगर मैं 2 कमाता हूं तो मार्केट प्राइस होना चाहिए 24। इसका मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। बोलो ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्रांसलेशन और मीनिंग 2 अलग अलग बातें हैं। तो रटो, अंत में जीत रट्टेबाजों की होती है, ये बात सच है नहीं, दिस इज फैक्ट। लेकिन समझ के रटोगे तो याद रहेगा। सोचो, गधा दुनिया का सबसे मेहनती जानवर है, नहीं है? लेकिन आपको कोई प्यार से तो एकदम गधे जैसा काम कर रहे हो, लेकिन आपको कितना ऑफेंसिव लग जाता है वो। अरे आपने माना कि सबसे मेहनती, हमने आपको मेहनती कहा, लेकिन नहीं। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो जितनी मेहनत करता है उतनी रिकॉग्निशन उसको नहीं मिलती। तो आप मेहनत भी करो और स्मार्ट वर्क भी करो। चलो, अरे हटा दो ना, मीनिंग ठीक है इसका। लास्ट बात बेटा, द नेट फंड फ्लो। एक सेकेंड, प्राइस अर्निंग क्या हो गया? क्या दोबारा बता रहा है? उसका मतलब या फॉर्मूला? मतलब बेटा, अर्निंग यील्ड का मतलब होता है फसल या अल्टीमेट रिजल्ट। यील्ड का मतलब होता है अल्टीमेट रिजल्ट को कहते हैं यील्ड। प्राइस या अर्निंग यील्ड रेशियो का मतलब होता है कि तुम कितना पैसा लगा रहे हो और उसके अगेंस्ट में तुम्हें कितने की अर्निंग हो रही है, वो कहलाता है अर्निंग यील्ड रेशियो। कितना बो रहे हो, उस पर क्या तुम्हारी फसल हो रही है। आप 20 रुपया एक शेयर पे लगा रहे हो तो आप 1.65 कमा रहे हो। दिख रहा है आपको? आपकी कॉपी में भी दिख रहा होगा कि अगर मैं मार्केट से 20 रुपए का एक शेयर खरीदता हूं
तो वो मुझे पर शेयर कितना कमा के दे रहा है? 1.65। इसका मतलब कितने परसेंट? 8%। ये कहलाता है बेटा अर्निंग यील्ड रेशियो। क्या आपने बोया 20 रुपए, उसका क्या फल मिला? 1.65 इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस। उसे कहते हैं अर्निंग यील्ड रेशियो। लेकिन प्राइस अर्निंग पीई रेशियो, प्राइस और अर्निंग आपस में एक दूसरे के कितने गुना हैं? अगर मेरा ईपीएस 1 है और मार्केट प्राइस 10 है, इसका मतलब जितनी भी मेरी अर्निंग होगी उसका 10 गुना मेरा मार्केट प्राइस होना चाहिए। तो अगर आपकी अर्निंग 2 रुपया होगी तो आपकी मार्केट प्राइस 20 रुपया होनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग 3 रुपया होगी तो आपकी मार्केट प्राइस 30 रुपया होनी चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कमाता हूं और जो मेरा मार्केट प्राइस है, उन दोनों में आपस में कितने गुना का फर्क है, वो कहलाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। और लिवरेज के फॉर्म में पढ़ें तो अगर ईपीएस 1 गुना चेंज होगा तो मार्केट प्राइस 12 गुना या 10 गुना चेंज हो जाएगी। 1 गुना बढ़ाओ, 1 + 1, 1 गुना बढ़ी, सीधा 2 हो गया, वहां पे सीधा 12 गुना 24। बोलो ठीक है। अब किसी को कोई आपत्ति बेटा? चलो, नेट फंड फ्लो। फंड फ्लो कहता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यही होगा ना? नेट फंड फ्लो, फंड इनफ्लो माइनस फंड आउटफ्लो इज नोन एज नेट नेट फंड फ्लो। तुम लोग बोले ना आज सारा, चलो इसको बताते फिर तुम्हारे ऊपर मैं डांट लगाऊंगी तुम्हारी। फिर डांट लगाओगे? हाँ, नेट फंड फ्लो बेटा, नेट फंड फ्लो का मतलब कितना पैसा आया, कितना गया और कितना मेरे पास रह गया, वो कहलाता है नेट फंड फ्लो। अच्छा, और एक बात, आखिरी बार बोल रही हूं, भगवान कसम नहीं, 1 मिनट। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि यहां ट्रायल और टेस्टिंग मेथड चल रहा है कुछ किसी भी प्रकार से, तो कल से दिखना मत। मैंने 8, 10, 15 चेहरे छाप लिए नजर में एकदम, और कल से अगर यही एटीट्यूड हुआ ना, 1 मिनट नहीं बैठने दूंगी मैं क्लास में किसी भी तरीके से। हो गया, इतना ही था। हाँ, क्या है बेटा? फंड का इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनकम स्टेटमेंट देखो बेटा, क्या सेल का पैसा आया होगा? क्या ये पैसा गया होगा क्योंकि कॉस्ट है? लेकिन यहां पे स्पेशली लिखा है बेटा, क्या आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन का पैसा बिजनेस से कहीं बाहर गया होगा? अगर यहां सैलरी होता तो जाता। इसका मतलब जो भी याद रखना है कि ये पैसा बिजनेस से बाहर गया नहीं है, ठीक है। क्या इंटरेस्ट बिजनेस से बाहर गया होगा? गया। टैक्सेस बाहर गए होंगे? गए। प्रेफरेंस डिविडेंड गया, इक्विटी डिविडेंड गया। मेरा क्वेश्चन के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास केवल 12,000 रुपए बचे हैं। बोलो ठीक है बेटा। लेकिन मैम वो 12,000 तो तब आया है जब मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। आप अपना गल्ला खोलोगे शाम को, आपको दिखना चाहिए 12,000, लेकिन आपने देखा यहां तो 90,000 भी रखा हुआ है। रखा मिलेगा या नहीं? क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन
कैश एक्सपेंस है वो बिजनेस से किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाता, तो बेटा आपका नेट फंड फ्लो विल बी लाइक दैट इज, जो लास्ट में आपके पास बचा, प्लस ऑल नॉन कैश expenses is my net fund flow, that is retained earnings. अच्छा बताओ, अगर इक्विटी डिविडेंड नहीं देते तो अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर प्लस नॉन कैश, प्रेफरेंस नहीं देते तो अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश। बोलो ठीक है, और टैक्स तो देना ही है, बोलो ये ठीक है। जो आया जो गया, लेकिन हमें पता है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस से जाते नहीं है, ये ठीक है। देखिए हमने ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चंस देख लिए हैं, क्या ये ठीक लग रहा है? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती दोस्त। खत्म कैसे नहीं होती? जो स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं जो बच्चे मे वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपके पास नहीं, कौन है ये, किसके मन में ये वहम है जून वाले? यार देखो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इलेक्शंस मिड अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, 10 मई तक तो नई गवर्नमेंट बननी है। इसका मतलब कि आपके सेंटर्स को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, वो आसानी से अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम्स। तो बेटा प्लीज, 5 दिन की बात है, ये बात सामने भी आ जाएगी, लेकिन अभी हम यही मान के चलो कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, और मिलने से काम खराब ही होता है, अच्छा किसी का नहीं हुआ कभी, नहीं हो रहा है कुछ। बस चुप हो जाओ 1 मिनट। अब बेटा मे वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, आपके पास अब बहुत मौका नहीं है बार बार चीजों को पढ़ने का, तो आप यहां जो भी कर रहे हैं मेक इट श्योर दैट कि वो फाइनल हो। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से आके 2 महीना अपनी छुट्टियां खराब करके बैठे हैं, वो ये बात को ध्यान दे कि मैं ऐसा पढ़ लूं कि दोबारा क्लास में ना आना पड़े जब मई में वापस क्लास हो, वरना आपका क्या फायदा हुआ। देखो हमें तो उतना ही इंटेंसिटी से वहां भी चीखना है। आपको पता है कि मैडम इसके बाद ये वाला डायलॉग मारेंगी और पीछे से बैठ के कमेंट्री करा, ये बोलेगी देख। हाँ, तो क्या क्या मतलब हुआ? ये हमारी सीडी तो फिक्स है ना, चलनी वो बार 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 बार। तो आपको जो पिक्चर की स्टोरी पहले ही पता होगी तो कुछ सीन ही देखने में मजा आता है, पूरी पिक्चर इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको लगे तो जरूर आओ, लेकिन मेरी हमेशा एक सलाह होती है कि बार बार एक ही चीज, वो बाकी और आपको और ज्यादा बड़े लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारी डांट लगाने की बारी। डांट लगाने की बारी ये कि इतनी मेहनत से हिम्मत इकट्ठा करके आज मैं सर को बोलने ही वाली थी कि मैं सैटरडे या संडे में से एक दिन की छुट्टी रखूंगी, लेकिन जैसे ही नहीं, नाम भी आया कहाँ भाई, पता नहीं उनको एहसास हो गया कि क्या हुआ पता नहीं। जैसे ही मैं अंदर घुसी कमरे, बोलते आज क्या हुआ मैडम पता है? मैंने कहा हो गया काम। मैंने कहा सर आज किसी पेरेंट ने मुझे बहुत डांट लगाई। हाँ बताओ, छुट्टी करते हैं हम लोग? हालो तो कभी छुट्टी, और हम छुट्टी करेंगे भी नहीं। मैंने कहा अरे यार, ये या तो ये कल तो आज जैसे देखो, मैंने तो मैम पहले कह दिया देखो कि 26 तारीख की तो छुट्टी है ही। मैंने आज डेट लगाई 16 और 26। उन्होंने कहा बताओ पता चलता है कोई दिन भर का? नहीं चलता। आप कह रहे हो तो नहीं चलता होगा, कोई बात नहीं। तो भाई ऐसा है कि जो सपने आपने और हमने देखे थे वो चूर चूर हो चुके हैं। हाँ, अब कर लो, तुम्हारा टाइम हो गया, कोई बात नहीं।
करने दो, करने दो, आराम से करने दो। हो गया बस। अब आपका हो गया ना, अब मुझे बोलने दो, बारी बारी चलता ना दोस्त। आपने कर लिया, अब मेरी बारी। लिवरेज खत्म। अब आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर विश्वास बना रहे, ऐसे मैं एक दो चैप्टर्स और आपके सामने ले आती हूँ और लड्डू वाले, और उसके बाद देन विल गेट टू द एक्चुअल बिजनेस देन।